So welcome back students with my new video. In this video I am going to discuss with you people the CBSE practice paper for class 10th, right? 11 questions I have solved on my channel. You can go to my channel and see the 11 questions. Now I'll start with the question number 12, right? In this question I have the marks obtained by a set of students in an exam are recorded in a grouped frequency table. The maximum number of students are found to be in the range of 70 to 80 marks. Clear students? मतलब मैक्सिमम बच्चे जो है इस रेंज में लाई कर रहे हैं. ये जो क्लास इंटरवल होता है ना आपका, उसमें लाई कर रहे हैं. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द रेंजेस बिफोर एंड आफ्टर दिस, मतलब मान लो ऐसे है मेरे पास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, 40 to 50. मैं जनरली आपको एग्जांपल दे रही हूँ. 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100. मान लो ये है आपके पास क्लास इंटरवल. अब इसने बोला था स्टूडेंट इन द रेंजेस बिफोर एंड आफ्टर. इससे पहले ये और 70 to 80 था, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इनका सेम है, इक्वल है. सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, फ्रीक्वेंसीज इक्वल. क्लियर? इसके लिए भी फ्रीक्वेंसीज इक्वल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ द डाटा. एंड आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय मोड ऑफ द डाटा. हम क्या करते हैं, मोड ऑफ द डाटा देखने के लिए क्या करते थे, जनरल सा था कि हम देखते थे किस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना. तो वो सामने वाला इंटरवल जो हम ले लेते थे वो लेते थे हम मॉडल क्लास इंटरवल, राइट. बट इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखो थोड़ा घुमाया हुआ तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की है. इसमें बोला गया है कि भाई जो 70 to 80 रेंज का क्लास इंटरवल है ना, इससे पिछले वाले सारे इंटरवल्स और इससे आगे वाले सारे इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी इक्वल है. तो मतलब मैक्सिमम जो अलग फ्रीक्वेंसी हुई वो इससे यहाँ होगी, ठीक है. तो जो टोटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ होगी. अगर सारी फ्रीक्वेंसीज इक्वल या डिफरेंट है तो यहाँ हुई, तो यहाँ हुई. तो इस रेंज के बीच में ही नंबर आएगा ना कोई मेरा मॉडल क्लास. मोड ऑफ द डाटा, मेरा मोड ऑफ द डाटा कहाँ आएगा, इसके बीच में ही आएगा कोई नंबर. तो हम क्या करते हैं उसके लिए 70 और 80 जो मोड क्लास है मेरी, मैं 70 प्लस 80 इसका मैं एवरेज ले लेती हूँ, ठीक है. तो एवरेज कितना आ गया 150/2 विच इज इक्वल टू 75. सो देखे कोई 75 मार्क्स की ऑप्शन है, यस, बी इज आर राइट ऑप्शन. क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है. देखने में ही प्रैक्टिस पेपर टफ लग रहा है, बट ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे हुए हैं कि जो आपका वाकई नॉलेज रिगार्डिंग टू द कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है कि वेदर यू आर कॉन्सेप्चुअली सॉलिड और नॉट. आपको कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो डोंट वरी, आई एम विद यू पीपल. जस्ट गो हैड एंड just try to solve the questions like this, right. So I think दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. आप देख लीजिए इसको. अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको ये आंसर फाइंड किया हमने, ठीक है. तो 70 to 80 हमें रेंज दे रखी है और इससे पहले वाले उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी इक्वल दे रखे हैं. सो इसका मतलब फिर हम इसके ऊपर ही वर्कआउट करते हैं. तो जो मेरे पास मोड होगा वो इन दोनों का एवरेज वैल्यू होगा, मीन जिसको हम बोलते हैं 70 plus 80.2, that is 75. Okay, so let us proceed for the next question now. This is question number 13. In this question a figure is given to you. In the figure given below the square p roast, ROST, देखो square दिख रहा है आपको, ROST is a square, ठीक है. और एक चीज इसने बोली है सर्कल सेंटर विद O, ये O है, सर्कल का सेंटर O है. Then along with the above information, which of these is sufficient to find the area of sector POQ. मुझे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. ब्लैक कलर लेती हूँ मैं. आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर?
दिस इज 3 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट वी डोंट हैव आर हेयर एंड ऑल। तो उसको फाइंड करने के लिए मान लो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो अगर एक यूनिट ये है लेंथ इसकी, एक ये लेंथ है, एक ये है, एक ये है, तो आप ए करके भी ले सकते हो। तो हमारे पास मान लो अगर मैं ए ही मान लूँ, ये ए लेंथ इसकी है, ये ए लेंथ इसकी है, ये ए लेंथ इसकी है, आप ए भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। तो अब यहाँ देखो ये स्क्वायर का क्या आया, दिस इज स्क्वायर का ये डायगोनल हुआ ना, थोड़ा रॉन्ग हो गया, डायगोनल इसका से बनाते डायगोनल, ये हो गया डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है ना। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ये 90 का एंगल होता है ना, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये 90 का एंगल हो गया। देखो तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल, इसको टी ओ स्क्वायर लिख देते हैं ना, टी ओ आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर बेस, तो आपके पास 2a स्क्वायर टी ओ स्क्वायर आ गया, टी ओ क्या आ गया, विच इज इक्वल टू √2a। ये टी ओ क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आपके पास सर्कल है ना जिसका सेंटर ओ है, ये इसकी रेडियस आर आ गई, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे ये डालूँ यहाँ पे रेडियस, तो मुझे चाहिए क्या, देखो थीटा तो मेरे पास, आई नो व्हाट इज थीटा, थीटा तो मेरे पास पता है कि ये सेंटर में एंगल जो सबटेंड होगा वो थीटा निकल जाएगा मेरे पास। अब हमें एक्चुअली देखा जाए तो एज ए टीचर हम कहीं कुछ सोच सकते हैं, बट एज ए स्टूडेंट हमारा माइंड वर्क नहीं करता। हम क्या करेंगे, तो मैं पहले ना इस पे इसकी वैल्यू डाल के देखती हूँ क्या बनता है। लेट अस सी, दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई √2 ए होल स्क्वायर, क्लियर। अब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है ना। तो अब मेरे पास अगर मैं ए साइड लूँ इसकी, थीटा अपॉन 360 यहाँ पे 2 पाई ए ले लूँ इंटू ए, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ए तो तुम्हें पता ही है, इसमें ए साइड है, राइट साइड हम निकाल लेंगे √a के साथ, तो ये मेरे पास क्या चीज़ हो जाएगी, क्लियर। अगर ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको 1 यूनिट लेके दिया था, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो मेरे पास ए तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 2 पाई आर आ गया ना 1, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, देखो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर क्या है, ये आर्क लेंथ। सो दैट स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास आर्क लेंथ पता होगी मुझे, देन आई विल एबल टू फाइंड द area of the sector है ना, POQ. So what is sufficient here, the sufficient is area of square root radius of the sector, वो तो आ ही जाएगी, arc length of PQ, right. So arc length अगर मुझे पता होगी, then I will be able to find the area of sector POQ, clear. Okay students, yes, so this is the question number 13. I hope समझ आ गया होगा आपको। कुछ नहीं किया इसमें, हमने एरिया ऑफ सेक्टर को लेकर चल पड़े, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये साइड मैंने स्क्वायर की साइड ए 1 मान के ये मैंने रेडियस निकाल ली, ठीक है। और जब स्क्वायर रूट किया तो 2a आ जाएगा यहाँ पे आर, तो देन इट इज अगेन लाइक दिस। तो मैंने इसको सॉल्व करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, फिर मैंने ये फाइंड कर लिया रिलेशन क्या बन रहा है, ये एल इंटू साइड बन रही है। तो हमारे पास अगर एल पता होगा, आर्क लेंथ पता होगी, then I will be able to find the area of the sector. Okay, so let us proceed for the next question number 14. This question is very interesting question. In this question you have given by the Fibonacci sequence is a pattern. So you don't have an idea what are the Fibonacci series sequences in 10th class, but you have given introduction regarding this. होती क्या है ये sequences? Fibonacci sequence is a pattern in which each number is obtained by adding previous two numbers, ठीक है। जब previous के दो नंबर ऐड करेंगे हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है। देखो जैसे ये पैटर्न है 0 1, 0 1 में 0 1 ऐड किया तो 1 आ गया, 1 1 को ऐड किया 2 आ गया, 2 1 को ऐड किया 3 आ गया, 3 2 को 5 8 13, राइट।
I hope it is clear to you people that what are the Fibonacci series. Clear? Shown below is a representation of first few terms on Fibonacci sequence in the unit square grid. This is square grid, and the terms represent the side length of the squares. And आपको find करना what is the area of shaded sector. किस टाइप का दिख रहा है आपको शेडेड सेक्टर? देखो यहाँ पे ये जो शेडेड सेक्टर है किस टाइप का दिख रहा है आपको? ये देखो, ये एंगल आपके पास 90 का आ गया ना, है ना? देखो ये ग्राफ है तो एक्चुअली दिख ही रहा तुम्हें ये 90 का एंगल है इसके साथ। तो भाई अब हमें कैसे पता चलेगा रेडियस कितना है? देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ में तो इजी होता है कि कितनी लेंथ है वो फाइंड करना इजी होता है। देखो आप फाइंड कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना? तो रेडियस कितनी आपके पास आ गई? 8 आ गई। तो अब मैं इसमें अगर एरिया, अब देखो अगर आपके पास जब एक ऐसे देखो सर्कल है ना, ऐसे मैं सर्कल बना दूं तो एक सर्कल में ऐसे बनता है एंगल, है ना? ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो यहाँ पे जो 90 बनता है ये वाला पोर्शन क्या बन जाता है? इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, है ना? तो क्वाड्रेंट में 90 का एंगल बनता है। सेम हियर, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेंट। क्लियर? सो व्हाट इज एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट? शेडेड सेक्टर का एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, शेडेड सेक्टर बोला है इसने, तो इसको मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 कैसे? देखो आपको पता ही है 1/4 कहाँ से आया? 1/4 एक्चुअली होता है थीटा अपॉन 360, है ना? थीटा 90 अपॉन 360 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इन दिस वे वी विल गेट द 1/4। क्लियर? पाई कितना मेरे पास आंसर, क्योंकि आंसर हमारा इसमें पाई की फॉर्म है, सो वी विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। आर मैंने क्या फाइंड किया था? देखो आर मैंने 8 फाइंड किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आर आपके पास आ गया 8 यूनिट्स। तो यहाँ पुट कर दूं मैं आर स्क्वायर 8 स्क्वायर, दिस इज 1/4 पाई 8 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया? 16 पाई। देखो हमारा आंसर सही है 16 पाई। यस, 16 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया अपना। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर स्टूडेंट्स? राइट, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस क्वेश्चन। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्वेश्चन क्या है, बट जब आपको ग्राफ रीड करना आता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? आपको सिर्फ फाइंड करना लेंथ कितनी है, तो आप ग्राफ के कॉलम, ये जो आपके छोटे छोटे कॉलम्स है ना, इनको काउंट कर लेंगे, ये लेंथ ही शो करते हैं। एक स्क्वायर यूनिट एक यूनिट को शो करता है, एक 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 यूनिट करके ये ऐसे 8 यूनिट हम इसका रेडियस ले लेंगे। क्लियर? सो इन दिस वे विल फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हो, दोबारा से अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से एक बार वीडियो दोबारा देखो, आपको आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15 we have given by a right circular cylinder and a hemisphere of equal radius. ये जो हेमिस्फेयर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, विच इज इक्वल टू आर दिया हुआ है हमें, आर। क्लियर? आर सेंटीमीटर। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, total surface area of the solid is equal to the surface area of the sphere with twice the radius r। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख लूं, क्या लिखा है? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्या दिया है? इज इक्वल टू the surface area of sphere, surface area of sphere। आपको पता है कि surface area of sphere मतलब total surface area of sphere and CSA कर्व surface area of sphere सेम होते हैं, है ना? पता ना आपको? तो surface area of sphere ही लिख दो, surface area of sphere with twice the radius, with twice
द रेडियस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसका जो रेडियस है, इसका तो रेडियस मेरे पास r है ना, इसका रेडियस 2r है। मतलब इस सारे सॉलिड का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर विद रेडियस 2r, है ना। चलो जी, पहले टोटल सरफेस एरिया ले लो, बाद में फिर रिलेशन बनाते हैं इसका। देखो क्या बनेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है 4 पाई r। क्या होगा यहाँ पे r, हम 2r लेंगे ना, 2r का स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के इक्वल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होता है, अब सॉलिड में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये एक पोर्शन हो गया मेरे पास ये हेमिस्फीयर, तो आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, अब भाई ये नीचे वाला पोर्शन भी तो है ना, ये प्लस एरिया ऑफ सर्कल, है ना जी। वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या आएगा 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई r स्क्वायर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH पाई r स्क्वायर, है ना। अब ये देखो 2 पाई r स्क्वायर 1 पाई r स्क्वायर, मैं सीधा कर दूं 3 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, यहाँ किसके इक्वल आया 4 4 16 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड। सो भाई साहब हम क्या करें, इसको इधर ले आए, यस 16 पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई RH। और इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मजा आ रहा है सॉल्व करते हुए, यस। सो कंटिन्यू विद दिस, ये आ गया 13 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई RH, है ना। क्या कटता है, काट दो, ये r कट गया एक r से, ये पाई कट गया इससे, तो हमारे पास आ गया 13 बाई 2r इज इक्वल टू h। हमें फाइंड क्या करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर मेरे पास है 13 बाई 2r, मतलब 6.5r। तो देखिए 6.5r आंसर आ रहा है, यस बी इज आर, माई ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। सो प्लीज कंटिन्यू विद दिस and enjoy. Clear? Thank you very much. Next questions next videos में दिखेंगे आपको. Thank you very much.